स्वागत है आपका हमारे वर्मा डिजिटल क्लास में, जिसमें हम आप लोग के लिए लेके आते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड ढेर सारी जानकारी जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा चैप्टर है वह है चैप्टर नंबर 13। ठीक है, नेटवर्क तथा डाटा सुरक्षा। तो देखते हैं नेटवर्क एंड डाटा सिक्योरिटी से किस तरह के टॉपिक आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बनते हैं, और उन सारे टॉपिकों पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, साइबर स्पेस। ठीक है, हमारा पहला जो टॉपिक है वह है साइबर स्पेस। दुनिया भर में फैले कंप्यूटर संचार नेटवर्क तथा उनके चारों ओर फैले सूचनाओं के भंडार को साइबर स्पेस का काल्पनिक नाम दिया जाता है। साइबर स्पेस शब्द का प्रयोग पहली बार कल्पना विज्ञान के लिखित विलियम गिब्सन ने अपनी पुस्तक न्यूरोमैंसर में 1984 में किया था। वर्तमान में इंटरनेट तथा वर्ल्ड वाइड वेब के लिए साइबर स्पेस शब्द का प्रयोग किया जाता है, पर यह सही नहीं है। ठीक है, साइबर वायरफेयर। ठीक है, तो किसी राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र के कंप्यूटर नेटवर्क में घुसकर गुप्त व संवेदनशील डाटा चुराना, डाटा को नष्ट या क्षतिग्रस्त करना या नेटवर्क संचार को बाधित करना साइबर वायरफेयर कहलाता है। इंटरनेट के बढ़ते महत्व ने साइबर वायरफेयर को युद्ध की रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया है। इसी कारण इसे वायु, समुद्र, जमीन तथा अंतरिक्ष यानी एयर, सी, लैंड एंड स्पेस के बाद युद्ध का 5वां क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए साइबर क्राइम के बारे में हम लोग जानते हैं। जो साइबर क्राइम होता क्या है। ठीक है, तो कंप्यूटर तथा इंटरनेट के माध्यम से किया गया कोई गैर कानूनी कार्य या अपराध साइबर क्राइम कहलाता है। ठीक है, तो साइबर क्राइम जो है वह कंप्यूटर तथा इंटरनेट के माध्यम से किया गया कोई गैर कानूनी कार्य या अपराध साइबर क्राइम होता है। इसमें कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग एक हथियार, ठीक है, टूल या लक्ष्य या टारगेट या दोनों के रूप में किया जाता है। इंटरनेट के जरिए किए गए अपराध को नेट क्राइम कहा जाता है। साइबर क्राइम में कंप्यूटर नेटवर्क या डाटा को नुकसान पहुंचाना या कंप्यूटर नेटवर्क या डाटा का प्रयोग किसी अन्य अपराध के लिए में करना शामिल है। ठीक है, साइबर क्राइम के कुछ उदाहरण हैं। तो चलिए साइबर क्राइम के कुछ उदाहरण उसे हम लोग देखते हैं। पहला है नेटवर्क का अनाधिकृत तौर पर प्रयोग करना। ठीक है, दूसरा है कंप्यूटर तथा नेटवर्क का प्रयोग कर व्यक्तिगत यानी प्राइवेट तथा गुप्त यानी कॉन्फिडेंशियल सूचना प्राप्त करना। तीसरा है हमारा नेटवर्क तथा सूचना को नुकसान पहुंचाना। चौथा हमारा है जो साइबर क्राइम का उदाहरण है वह है बड़ी संख्या में ईमेल भेजना। पांचवा जो साइबर क्राइम है वह है हमारा वायरस द्वारा कंप्यूटर तथा डॉक्यूमेंट को नुकसान पहुंचाना। छठा साइबर क्राइम है इंटरनेट का उपयोग कर आर्थिक अपराध, फाइनेंशियल फ्रॉड करना। और हमारा छठा जो है आखिरी जो साइबर क्राइम है वह है इंटरनेट पर गैरकानूनी तथा असामाजिक तत्वों तथा चित्रों को प्रदर्शित करना। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे और साइबर क्राइम हैं जिसके बारे में हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, चलिए साइबर अपराध से बचने के लिए उपाय है कुछ। ठीक है, जिस पर आप लोग को ध्यान रखना होगा, तभी आप लोग साइबर क्राइम से बच सकते हैं। पहला है लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड सुरक्षित रखना तथा समय समय पर इसे परिवर्तित करते रहना। ठीक है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना, फायरवेल का प्रयोग करना। ठीक है, डाटा की बैकअप कॉपी रखना, प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग करना, डाटा को गुप्त कोड यानी इनक्रिप्टेड फॉर्म में बदलकर भेजना व प्राप्त करना। ठीक है, चलिए कंप्यूटर सुरक्षा के बारे में हम लोग जानते हैं। जो कंप्यूटर सुरक्षा क्या होता है, तो कंप्यूटर सुरक्षा का तात्पर्य कंप्यूटर में स्टोर किए गए तथा नेटवर्क द्वारा स्थानांतरित किए गए डाटा की सुरक्षा से है। कंप्यूटर सुरक्षा में सेंध लगाकर डाटा का अनाधिकृत उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, उपयोगकर्ता हमारा दूसरा जो है उपयोगकर्ता की पहचान और निजी जानकारियां जैसे पासवर्ड आदि प्राप्त किए जा सकते हैं। तीसरा है डाटा में अनावश्यक परिवर्तन किया जा सकता है। चौथा है डाटा को नष्ट किया जा सकता है। और पांचवा है किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के क्रियान्वयन को रोका जा सकता है। ठीक है, चलिए स्पैम समझते हैं। जो स्पैम होता क्या है। ठीक है, तो
स्पैम जो है वह कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग कर अनेक व्यक्तियों को अवांछित तथा अवैध रूप से भेजा गया ईमेल संदेश स्पैम कहलाता है। इसे नेटवर्क के दुरुपयोग के रूप में जाना जाता है। यह ईमेल संदेश का अभेदकारी विवरण है जो ईमेल तंत्र में सदस्यता के ओवरलैपिंग के कारण संभव हो पाता है। स्पैम सामान्यतः कंप्यूटर नेटवर्क तथा डाटा को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते। वास्तव में स्पैम एक छोटा प्रोग्राम है जिसे हजारों की संख्या में इंटरनेट पर भेजा जाता है ताकि वे इंटरनेट उपयोगकर्ता की साइट पर बार बार प्रदर्शित हो सके। स्पैम मुख्यतः बार बार भेजकर उपयोगकर्ता का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। चूँकि स्पैम भेजने का खर्च उपयोगकर्ता क्लाइंट या सर्विस प्रोवाइडर पर पड़ता है, अतः इसे विज्ञापन के एक रास्ते माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता है। इंटरनेट की विशालता के कारण स्पैम भेजने वाले स्पैमर को पकड़ पाना कठिन होता है। स्पैम फिल्टर या एंटी स्पैम सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर इससे बचा जा सकता है। ठीक है, क्या आप लोग जानते हैं कि अनजान यानी अननोन पते से बार बार भेजे गए ईमेल संदेश, ठीक है, ईमेल संदेश तथा उसके अटैचमेंट को बिना खोले डिलीट कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें वायरस हो सकता है जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और डाटा को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, चलिए कुकीज़ के बारे में समझते हैं हम लोग। जो कुकीज़ क्या होता है, जब हम वेब ब्राउज़र की सहायता से किसी वेबसाइट का उपयोग करते हैं तो उस वेबसाइट का सर्वर एक संक्षिप्त डाटा फाइल उपयोगकर्ता के ब्राउज़र को भेजता है। कुकीज़ वह सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा कोई वेबसाइट कुछ सूचनाएं उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर स्टोर करता है। कुकीज़ उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना पर्दे के पीछे काम करता है। इसके द्वारा सर्वर उपयोगकर्ता की प्राथमिकताएं तथा उसके द्वारा खोजी गई वेबसाइटों का विवरण वेब ब्राउज़र पर संग्रहित रखता है। अगर वही उपयोगकर्ता उसी वेबसाइट पर दोबारा जाता है तो सर्वर कुकीज़ के माध्यम से उसकी प्राथमिकताओं और वेबसाइटों को प्रस्तुत करता है। कुछ वेबसाइट उपयोगकर्ताओं के यूज़र नेम तथा पासवर्ड को याद रखते हैं, जिससे बार बार लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस प्रकार कुकीज़ इंटरनेट के उपयोग को आसान बनाता है। कुकीज़ सामान्यतः कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, पर इसका प्रयोग उपयोगकर्ता की रुचि के अनुरूप वेबसाइट पर विज्ञापन भेजने के लिए किया जाता है। ठीक है, दूसरी तरफ जो है कुछ कुकीज़ उपयोगकर्ता के व्यक्तिगत सूचनाओं तथा उसके द्वारा देखी गई वेबसाइट का विवरण रखकर गोपनीयता को ख़त्म करते हैं। हम वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर का उपयोग करते समय कुकीज़ को चालू यानी इनेबल या बंद या डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉक्सी सर्वर, चलिए प्रॉक्सी सर्वर को हम लोग समझते हैं। यह स्थानीय नेटवर्क यानी लोकल नेटवर्क से जुड़ा हुआ ऐसा सर्वर है जो अपने साथ जुड़े हुए कंप्यूटरों के इंटरनेट से जुड़ने के अनुरोध की निर्धारित नियमों के अनुसार जांच करता है तथा नियमानुसार सही पाए जाने पर ही उसे मुख्य सर्वर को भेजता है। इस प्रकार यह मुख्य सर्वर तथा उपयोगकर्ता के बीच फिल्टर का कार्य करता है तथा अनाधिकृत उपयोगकर्ता यानी अनऑथराइज्ड यूजर से नेटवर्क को सुरक्षा प्रदान करता है। प्रॉक्सी सर्वर हार्डवेयर एक कंप्यूटर सिस्टम या सॉफ्टवेयर या दोनों हो सकता है। प्रॉक्सी सर्वर के उद्देश्य हैं, तो प्रॉक्सी सर्वर के क्या क्या उद्देश्य हैं। पहला है हमारा अवांछित वेब पेज या वेबसाइट को प्रदर्शित करना। दूसरा है मालवेयर तथा वायरस पर नियंत्रण रखना। तीसरा है मुख्य सर्वर की गोपनीयता बनाए रखना। चौथा है डाटा ट्रांसफ़र की गति को बढ़ाना। और पाँचवा है वर्गीकृत डाटा को सुरक्षित रखना। ठीक है, यानी क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन को जो है सुरक्षित रखना है। ठीक है, चलिए हमारा अगला जो टॉपिक है वह है फायरवॉल। चलिए फायरवॉल को हम लोग समझते हैं, जो वह होता क्या है। तो यह एक डिवाइस है जो किसी कंप्यूटर या नेटवर्क में अनाधिकृत व्यक्तियों को यानी अनऑथराइज यूजर का प्रवेश रोकता है, जबकि अधिकृत उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर नेटवर्क व डाटा उपयोग करने देता है। इस प्रकार फायरवॉल किसी कंप्यूटर डाटा या स्थानीय नेटवर्क को अनाधिकृत उपयोगकर्ताओं से सुरक्षा प्रदान करता है। फायरवॉल हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या दोनों के रूप में हो सकते हैं। यह सामान्य नेटवर्क व सुरक्षित नेटवर्क के बीच गेट का काम करता है तथा कंप्यूटर को नेटवर्क के खतरों जैसे वायरस, वॉर्म, हैकर आदि से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, फायरवॉल किसी स्थानीय नेटवर्क या लैन को इंटरनेट की सुरक्षा खामियों से बचाता है। ठीक है,
फायरवॉल जो है इनकमिंग डाटा की जांच करता है। यूज़र नेम या पासवर्ड के जरिए अधिकृत उपयोगकर्ता को ही नेटवर्क में प्रवेश करने देता है। इंटरनेट पर लैन की गोपनीयता बनाए रखता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला जो टॉपिक है वह है कंप्यूटर वायरस। तो कंप्यूटर वायरस यह एक छोटा द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो किसी वैध प्रोग्राम के साथ जुड़कर या इंटरनेट द्वारा कंप्यूटर की मेमोरी में प्रवेश करता है तथा अपनी कॉपी स्वयं बनाकर उसे फैलाने में मदद करता है। यह डाटा को मिटाने, उसे खराब करने तथा उसमें परिवर्तन करने का कार्य कर सकता है। यह हार्ड डिस्क के बूट सेक्टर में प्रवेश कर डिस्क की क्षमता को कम व कंप्यूटर की गति को धीमा कर सकता है या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को चलाने से रोक सकता है। ठीक है, किसी प्रोग्राम से जुड़ा वायरस तब तक सक्रिय नहीं होता जब तक उस प्रोग्राम को चलाया न जाए। वायरस ईमेल मैसेज से नहीं फैलता। ईमेल पर आने वाला वायरस ईमेल अटैचमेंट के खोलने पर सक्रिय होता है। जब वायरस सक्रिय होता है तो वह कंप्यूटर मेमोरी में स्वयं को स्थापित कर लेता है तथा मेमोरी के खाली स्थान में फैलने लगता है। कुछ वायरस स्वयं को कंप्यूटर के बूट सेक्टर से जोड़ लेते हैं। कंप्यूटर जितनी बार बूट करता है वायरस उतना ही अधिक फैलता है। कई वायरस काफ़ी समय पश्चात भी डाटा व प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, कंप्यूटर वायरस मुख्यतः इंटरनेट, ईमेल, गेम या इंटरनेट फाइल या मेमोरी संस्करण जैसे फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव आदि के सहारे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में प्रवेश करता है। इंटरनेट पर फाइल डाउनलोड करने पर उसके साथ लगा वायरस कंप्यूटर को प्रभावित करता है। वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, अतः यह कंप्यूटर हार्डवेयर को प्रभावित नहीं करता। वायरस मेमोरी में घुसकर स्वयं को स्थापित करता है, अतः यह राइट प्रोटेक्ट मेमोरी तथा कंप्रेस्ड डाटा फाइल को प्रभावित नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए वायरस का कंप्यूटर पर प्रभाव जानते हैं हम लोग। इफेक्टिव ऑफ वायरस ऑन कंप्यूटर। कोई कंप्यूटर वायरस से प्रभावित है या नहीं, इसे निम्नलिखित लक्षणों से पहचाना जा सकता है। कंप्यूटर स्वतः रिबूट हो जाता है। ठीक है, वेब ब्राउज़र को असामान्य या गलत होम पेज खोल देता है। ठीक है, वायरस कंप्यूटर के कार्य करने की स्पीड को धीमी कर देता है। कंप्यूटर बार बार हैंग हो जाता है। कंप्यूटर मेमोरी की सही स्थिति तथा साइज नहीं बताता है। कुछ प्रोग्राम कंप्यूटर पर चल नहीं पाते। कंप्यूटर मेमोरी में स्थित कुछ फाइलें प्रभावित होती है तथा उनका डाटा करप्टेड यानी दूषित हो जाता है। ठीक है, कंप्यूटर वायरस को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। प्रोग्राम वायरस, ठीक है, बूट वायरस और मल्टी पार्टाइट वायरस। ठीक है, मल्टी पार्टाइट वायरस। चलिए इन सभी को समझते हैं। प्रोग्राम वायरस प्रोग्राम फाइलों को प्रभावित करता है, जबकि बूट वायरस बूट रिकॉर्ड, फाइल एलोकेशन टेबल तथा पार्टीशन टेबल को भी प्रभावित करता है। बूट सेक्टर वायरस हार्ड डिस्क के मास्टर बूट रिकॉर्ड के जरिए बूट सेक्टर के महत्वपूर्ण भागों को प्रभावित करता है। यह वायरस बूटिंग के दौरान कंप्यूटर में रह गए फ्लॉपी डिस्क या अनरिमूवेबल डिस्क से फैलता है। ठीक है, वर्म क्या होता है, तो यह एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है जो अपनी कॉपी खुद बनाता है। ठीक है, बना लेता है तथा कंप्यूटर की मेमोरी या हार्ड डिस्क में खाली स्थान को भरने लगता है। वर्म वायरस किसी प्रोग्राम से जुड़े बिना नेटवर्क की सुरक्षा खामियों का उपयोग कर फैलता है। यह डाटा या फाइल में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करता। यह अपनी कॉपी खुद बनाकर तेज़ी से फैलता है तथा मेमोरी में स्थान घेरता है। वर्म से प्रभावित कंप्यूटर की गति धीमी हो जाती है तथा मेमोरी क्रैश हो जाती है। ठीक है, चलिए मालवेयर को हम लोग समझते हैं। मालवेयर क्या होता है, यह एक दोषपूर्ण, ठीक है, सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना कंप्यूटर सिस्टम में घुसकर प्रोग्राम से छेड़छाड़ करता है या उसे नुकसान पहुंचाता है। सभी वायरस, वर्म, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर आदि मालवेयर के उदाहरण हैं। ठीक है, ट्रोजन हॉर्स, ठीक है, अब ट्रोजन हॉर्स को हम लोग समझते हैं। यह एक प्रकार का वायरस है जो स्वयं को एक उपयोगी सॉफ्टवेयर जैसे गेम, यूटिलिटी प्रोग्राम आदि की तरह प्रस्तुत करता है। जब उस सॉफ्टवेयर को चलाया जाता है तो ट्रोजन हॉर्स पृष्ठभूमि में कोई अन्य कार्य संपादित करता है। इसका उपयोग अनधिकृत व्यक्तियों यानी अनऑथराइज्ड पर्सन द्वारा कंप्यूटर की सूचनाओं तक पहुंचाने तथा उनका
इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है। ट्रोजन हॉर्स अपनी कॉपी स्वयं नहीं बनाता, ठीक है। चलिए की लॉगर के बारे में समझते हैं। की लॉगर क्या होता है? अपने नाम के अनुरूप यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में दबाए गए बटनों का रिकॉर्ड रखता है। इस रिकॉर्ड का उपयोग बाद में किसी गुप्त सूचना, कोड या पासवर्ड की अनधिकृत जानकारी प्राप्त करने तथा उसका गलत प्रयोग करने के लिए किया जाता है। की लॉगर प्रोग्राम स्पाईवेयर का एक प्रकार है क्योंकि इसे उपयोगकर्ता की सूची के बिना कंप्यूटर में चलाया जाता है, ठीक है। चलिए स्पाईवेयर को हम लोग समझते हैं। स्पाईवेयर क्या होता है? तो स्पाईवेयर जो है वह एक उद्देश्यपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उद्देश्य कंप्यूटर उपयोगकर्ता के विरुद्ध जासूस यानी स्पाई की तरह काम करना होता है, ठीक है। यह उद्देश्यपूर्ण प्रोग्राम कंप्यूटर उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना कंप्यूटर उपयोग के बारे में छोटी छोटी सूचनाएं जैसे ईमेल संदेश, यूजर नेम, पासवर्ड, पूर्व में देखी गई वेबसाइट का विवरण आदि इकट्ठा करता है। की लॉगर स्पाईवेयर का एक उदाहरण है, ठीक है। कुछ कंपनियां अपने कर्मचारियों की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए जानबूझकर स्पाईवेयर का प्रयोग करती है, ठीक है। चलिए हैकर क्या होता है? यह किस तरह का प्राणी है, इसे हम लोग समझते हैं। ये शब्द काफ़ी सुना होगा आप लोगों ने, हैकर, ठीक है। चलिए इसे समझते हैं, जो हैकर होता क्या है। तो हैकर का वास्तविक अर्थ है किसी तंत्र या प्रणाली यानी सिस्टम की कार्य पद्धति को जानने के लिए उसमें छेड़छाड़ करने वाला व्यक्ति, ठीक है। कंप्यूटर में हैकर वह व्यक्ति है जो सॉफ्टवेयर तथा नेटवर्क में विद्यमान सुरक्षा खामियों का पता लगाकर उसका उपयोग नेटवर्क में घुसने तथा डाटा का अनधिकृत प्रयोग करने के लिए करता है। वह ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तथा नेटवर्क की खामियों को उजागर करने के लिए या जिज्ञासावश या आर्थिक लाभ के लिए करता है। नेटवर्क में घुसकर डाटा या सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ करने की प्रक्रिया हैकिंग कहलाता है, ठीक है। हैकिंग के कारण अधिकृत उपयोगकर्ता नेटवर्क तथा संसाधनों का सही उपयोग नहीं कर पाता। इसे डेनियल ऑफ सर्विस DOS कहा जाता है, ठीक है। हैकर को कई श्रेणियों में बांटा गया है। सॉफ्टवेयर तथा नेटवर्क की सुरक्षा कमियों को दूर करने के लिए उनका पता लगाने के लिए व्हाइट हैट हैकर कहलाता है। सॉफ्टवेयर को उपयोग के लिए जारी करने से पहले उनकी कमियों को उजागर कर ठीक करने वाला ब्लू हैट हैकर कहलाता है। किसी अवैध कार्य के लिए, ठीक है, इस पद्धति का प्रयोग करने वाला हैकर ब्लैक हैट हैकर कहलाता है, ठीक है। चलिए क्रैकर के बारे में हम लोग आप जानते हैं, जो क्रैकर होता क्या है। तो कंप्यूटर तथा नेटवर्क की सुरक्षा पद्धति में सेंध लगाकर या अनधिकृत सॉफ्टवेयर द्वारा पासवर्ड प्राप्त कर इनका इस्तेमाल किसी अवैध कार्य के लिए करने वाला क्रैकर कहलाता है, ठीक है। इसे ब्लैक हैट हैकर भी कहते हैं। सामान्यतः हैकर तथा क्रैकर का प्रयोग एक ही संदर्भ में किया जाता है। हैकर का उद्देश्य कंप्यूटर तथा नेटवर्क प्रणाली में कमियों को उजागर करना होता है, जबकि क्रैकर अपराध या आर्थिक लाभ के लिए ऐसा करता है, ठीक है। पासवर्ड, चलिए पासवर्ड के बारे में हम लोग जानते हैं। पासवर्ड क्रैकिंग क्या होता है? तो कंप्यूटर तथा नेटवर्क का पासवर्ड कोडेड फॉर्म यानी इनक्रप्टेड फॉर्म में स्टोर किया जाता है। क्रैकर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की मदद से कोडेड पासवर्ड का पता लगा लेते हैं तथा इनका प्रयोग अवैध कार्यों तथा अनधिकृत उपयोग के लिए करते हैं। पासवर्ड क्रैकर एक ऐसा ही सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ठीक है। पैकेट स्निफिंग, इंटरनेट पर डाटा को पैकेट में बांटकर भेजा जाता है। डाटा पैकेट को अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही उसकी पहचान कर उसे रिकॉर्ड कर लेना पैकेट स्निफिंग कहलाता है, ठीक है। चलिए पैच क्या होता है वो समझिए। जो पैच होता क्या है? तो सॉफ्टवेयर कंपनियों द्वारा उपयोग के लिए जारी सॉफ्टवेयर में कई खामियां होती है जिनका फ़ायदा हैकर उठाते हैं और क्रैकर उठाते हैं। सॉफ्टवेयर कंपनियां द्वारा इन कमियों में सुधार के लिए समय समय पर छोटे सॉफ्टवेयर जारी किए जाते हैं जिन्हें पैच कहा जाता है। ये पैच सॉफ्टवेयर मुख्य सॉफ्टवेयर के साथ ही कार्य करते हैं, ठीक है। स्केयरवेयर क्या होता है? चलिए इसे समझते हैं। यह कंप्यूटर वायरस का एक प्रकार है जो इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर को प्रभावित करता है। इसमें इंटरनेट से जुड़े उपयोगकर्ता को कोई फ्री एंटीवायरस या फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का लालच दिया जाता है। यह एक ही वायरस कंप्यूटर में प्रवेश कर जाता है, ठीक है। चलिए टाइम बम या वायरस के बारे में हम लोग जानते हैं, जो यह क्या होता है। तो ऐसा वायरस जो किसी निश्चित तारीख या समय या घटना पर ही प्रभाव यानी एक्टिवेट होता है, टाइम बम वायरस कहलाता है। इस प्रकार के वायरस का पता लगाने से पूर्व उन्हें कई
कंप्यूटरों तक फैलने का मौका मिल जाता है। चूँकि ये वायरस किसी लॉजिक पर प्रभावी होते हैं, अतः इन्हें लॉजिक बम भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए फिशिंग के बारे में समझते हैं। जो फिशिंग होता क्या है, ठीक है। इंटरनेट पर उपयोगकर्ताओं के यूजर नेम, पासवर्ड तथा अन्य व्यक्तिगत सूचनाओं को प्राप्त करने का प्रयास करना फिशिंग कहलाता है। ठीक है, इनके लिए उपयोगकर्ता को झूठे ईमेल या संदेश भेजे जाते हैं जो दिखने में वैध वेबसाइट से आए हुए लगते हैं। इन ईमेल या संदेश में उपयोगकर्ता को अपना यूजर नेम, लॉगिन आईडी या पासवर्ड तथा अन्य विवरण डालने को कहा जाता है, जिनके आधार पर उपयोगकर्ता के गुप्त विवरणों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, चलिए आइडेंटिटी थेफ्ट, तो इसे हम लोग समझते हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट को तो अपराधियों द्वारा छद्म रूप धारण कर यूजर की व्यक्तिगत पहचान जैसे यूजर आईडी, पासवर्ड तथा अन्य गोपनीय जानकारी चुराना आइडेंटिटी थेफ्ट कहलाता है। इसके द्वारा इंटरनेट पर आर्थिक और अन्य अपराधों को अंजाम दिया जाता है। ठीक है, डिजिटल हस्ताक्षर क्या होता है, चलिए उसे हम लोग समझते हैं। डिजिटल हस्ताक्षर जो है, यह कंप्यूटर नेटवर्क पर किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने, उसकी स्वीकृति यानी अप्रूवल प्राप्त करने तथा किसी तत्व को सत्यापित यानी वेरीफाई करने की एक पद्धति है। ठीक है, इसमें नेटवर्क सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाता है। डिजिटल सिग्नेचर तकनीक का प्रयोग कंप्यूटर पर स्टोर किए गए किसी डॉक्यूमेंट का प्रिंट लिए बिना उस पर हस्ताक्षर करने के लिए किया जाता है। डिजिटल सिग्नेचर किसी मैसेज या डॉक्यूमेंट के साथ जुड़ जाता है तथा उसकी वैधता यानी वैलिडिटी, ऑथेंटिसिटी प्रमाणित करता है। डिजिटल सिग्नेचर एक विशेष डिजिटल कोड होता है जो कंप्यूटर पर कोडेड फॉर्म में स्टोर किया जाता है ताकि उसे अनधिकृत उपयोगकर्ता की पहुंच से दूर रखा जाए। ई कॉमर्स तथा ई प्रशासन में इसका प्रयोग प्रचलित हो रहा है। ठीक है, चलिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग जानते हैं। जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो कंप्यूटर तथा नेटवर्क पर विभिन्न सॉफ्टवेयर वायरस के खतरों से बचने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। यह ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो सॉफ्टवेयर में विद्यमान दोषपूर्ण प्रोग्राम जैसे कि वायरस, मालवेयर, ट्रोजन हॉर्स, वर्म आदि की पहचान कर उन्हें नष्ट करता है तथा वैध सॉफ्टवेयर में घुसने से रोकता है। ठीक है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का ऑटो प्रोटेक्ट प्रोग्राम इस्तेमाल से पूर्व किसी सॉफ्टवेयर, ईमेल या इंटरनेट फाइल की जांच करता है तथा वायरस पाए जाने पर उन्हें नष्ट भी करवाता है। यही किसी वायरस के सक्रिय होने पर तत्काल सूचित भी करता है। कंप्यूटर को वायरस से मुक्त करने के लिए समय समय पर सिस्टम स्कैन द्वारा कंप्यूटर मेमोरी की जांच की जानी चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे नए नए वायरस प्रकाश में आते हैं वैसे ही कंपनियां उसके लिए एंटीवायरस प्रोग्राम भी जारी करती है। इस कारण यह जरूरी है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का समय समय पर नवीनीकरण यानी अपडेट किया जाए। ठीक है, चूँकि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किसी भी प्रोग्राम या फाइल को चालू किए जाने से पहले उसकी जांच करता है, अतः कंप्यूटर के काम करने की गति, स्पीड को कम भी कर देता है। कुछ प्रचलित एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम हैं नॉर्टन, बिट डिफेंडर, मैकेफे, एवीजी, ठीक है, अवास्ट, ये सभी है 6-7 है सॉफ्टवेयर के नाम जो आप लोग रख सकते हैं। ठीक है, चलिए इंटरनेट सुरक्षा के बारे में हम लोग जानते हैं। जो इंटरनेट सुरक्षा होता क्या है, इंटरनेट सुरक्षा का अर्थ है इंटरनेट तथा नेटवर्क पर उपलब्ध सूचना, डाटा या सॉफ्टवेयर को अनधिकृत यानी अनऑथोराइज्ड व्यक्तियों की पहुंच से दूर रखना तथा केवल विश्वसनीय उपयोगकर्ताओं द्वारा ही इनका उपयोग सुनिश्चित करना। ठीक है, इंटरनेट सुरक्षा के मुख्यतः 3 आधार हैं। ठीक है, पहला है उपयोगकर्ता के प्राथमिकता की जांच करना। ठीक है, यानी ऑथेंटिकेशन करना। तो उपयोगकर्ता के प्रामाणिकता की जांच लॉगिन आईडी, पासवर्ड, गुप्त कोड आदि के सत्यापन यानी वेरिफिकेशन द्वारा की जाती है। ठीक है, हमारा दूसरा जो है वह है एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, तो कुछ विशेष डाटा या सूचना की उपलब्धता कुछ विशेष उपयोगकर्ताओं के लिए ही सुनिश्चित करना एक्सेस कंट्रोल कहलाता है। ठीक है, उंगलियों के निशान, फिंगरप्रिंट, आवाज़ की पहचान, वॉइस रिकॉग्निशन, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड आदि द्वारा ऐसा किया जाता है। ठीक है, चलिए क्रिप्टोग्राफी क्या होता है उसे हम लोग समझते हैं। तो सूचना या डाटा को इंटरनेट पर भेजने से पहले उसे
गुप्त कोड में परिवर्तित करना या प्राप्तकर्ता द्वारा उसे प्रयोग से पूर्व पुनः सामान्य सूचना में परिवर्तित करना क्रिप्टोग्राफी कहलाता है। यह इंटरनेट पर डाटा सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण आधार है। सूचना या डाटा को गुप्त संदेशों में बदलने की प्रक्रिया इनक्रिप्शन कहलाती है, जबकि इनक्रिप्टेड किए गए डाटा या सूचना को पुनः असामान्य सूचना में बदलना डिक्रिप्शन कहलाता है। क्रिप्टोग्राफी में डाटा स्थानांतरण के दौरान डाटा चोरी होने का लीक होने की संभावना नहीं रहता है। ठीक है। इंटरनेट सुरक्षा में शामिल होता है। तो इंटरनेट सुरक्षा में क्या क्या शामिल होता है, चलिए इसे हम लोग जानते हैं। इंटरनेट सुरक्षा में शामिल होता है, पहला है सूचना, डाटा तथा संसाधनों का उपयोग केवल अधिकृत व्यक्तियों द्वारा किया जाना। दूसरा है डाटा तथा संसाधन अधिकृत व्यक्तियों के लिए हमेशा उपलब्ध होना। तीसरा है नेटवर्क पर भेजे गए डाटा के गंतव्य तक पहुंचने से पहले उसे रिकॉर्ड करने तथा छेड़छाड़ या परिवर्तन करने की संभावना न होना। ठीक है। क्या आप जानते हैं कि वायरलेस नेटवर्क में डाटा तथा सूचना की गोपनीयता बनाए रखने के लिए निर्धारित मानक, स्टैंडर्ड तथा नेटवर्क प्रोटोकॉल कहलाता है। ठीक है। चलिए हमारा अगला जो है वह है यूजर आइडेंटिफिकेशन। चलिए इसे समझते हैं। तो कंप्यूटर तथा नेटवर्क पर अधिकृत उपयोगकर्ता की पहचान करना यूजर आइडेंटिफिकेशन कहलाता है, जबकि इस पहचान को सत्यापित करने की प्रक्रिया ऑथेंटिकेशन कहलाती है। ठीक है। हमारा अगला जो टॉपिक है वह है यूजर नेम तथा पासवर्ड। ठीक है। अब आगे जो हम लोग समझेंगे वह यूजर नेम और पासवर्ड से देखेंगे जो क्या है। उपयोगकर्ता की पहचान स्थापित करने यानी आइडेंटिफिकेशन करने तथा उसे सत्यापित यानी ऑथेंटिकेशन की सर्वाधिक प्रचलित विधि यूजर नेम तथा पासवर्ड की है। पासवर्ड एक गोपनीय डिजिटल कोड है जो अनाधिकृत यूजर का डाटा, सूचना या प्रोग्राम तक पहुंच प्रतिबंध करता है। इसके द्वारा केवल अधिकृत उपयोगकर्ता को ही कंप्यूटर, डाटा तथा नेटवर्क का उपयोग करने दिया जाता है। ठीक है। यूजर नेम तथा पासवर्ड उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर किया जाता है। अगली बार कंप्यूटर या नेटवर्क का उपयोग करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम यूजर नेम तथा पासवर्ड डालने का अनुरोध करता है। कंप्यूटर पहले से स्टोर किए गए यूजर नेम तथा पासवर्ड से दी गई सूचना का मिलान करता है तथा सही पाए जाने पर ही कंप्यूटर तथा नेटवर्क के प्रयोग की इजाज़त देता है। ठीक है। चलिए पासवर्ड को सुरक्षित रखने के उपाय के बारे में हम लोग जानेंगे। वे टू प्रोटेक्ट पासवर्ड। ठीक है। तो कंप्यूटर सिस्टम तथा नेटवर्क में धोखे से या बार बार प्रयास कर या सॉफ्टवेयर द्वारा पासवर्ड लीक होने की संभावना बनी रहती है। इससे बचने के लिए पासवर्ड को याद रखना चाहिए ताकि इसे लिखकर न रखना पड़े। पासवर्ड नियमित अंतराल पर बदलते रहना चाहिए। पासवर्ड बहुत छोटा होना चाहिए। पासवर्ड जितना बड़ा होगा, बार बार प्रयास कर उसे प्राप्त करना उतना ही कठिन होगा। पासवर्ड में अक्षरों, लेटर, अंकों, नंबर तथा विशेष चिन्हों, कैरेक्टर का प्रयोग होना चाहिए। पासवर्ड में कैपिटल लेटर तथा स्मॉल लेटर का मिश्रण भी प्रयोग में किया जाना चाहिए। ठीक है। बायोमेट्रिक तकनीक। चलिए इसके बारे में जानते हैं। बायोमेट्रिक तकनीक क्या होता है। मानवीय अंगों जैसे उंगली की छाप, फिंगरप्रिंट, आँख की पुतली, रेटिना एंड आइरिस, चेहरे की आकृति, फेशियल पैटर्न, ठीक है, आवाज़, वॉइस आदि का प्रयोग कर उपयोगकर्ता की पहचान स्थापित करने की तकनीक बायोमेट्रिक तकनीक कहलाती है। कंप्यूटर में अधिकृत व्यक्तियों के नमूने पहले में से स्टोर कर दिए जाते हैं। ठीक है। तो ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण थे। आप लोग एग्ज़ाम में जाने से पहले इन सारे प्रश्नों की अच्छे से तैयारी कर ले, उसके बाद ही एग्ज़ाम में जाएं। हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट हो गया। हमारा अगला जो चैप्टर रहेगा वह रहेगा चैप्टर नंबर 14, इंटरनेट के उपयोग। ठीक है, यूजेज ऑफ इंटरनेट। तो देखेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में, अगले चैप्टर में जो इंटरनेट के क्या उपयोग हैं। ठीक है। और उन सारे टॉपिकों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हमारा जो डाटा एवं नेटवर्क है, ठीक है, डाटा एंड डाटा सुरक्षा, वो कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।